हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम फिलहाल आरपीसी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उनमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों का कर रहे हैं सॉल्यूशन, और वो भी बदलते हुए पैटर्न के आधार पर। ठीक है जी, तो चलिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिएगा। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो तो हमने कर लिए थे, और आज के हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। लीजिए क्या कह रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। यानी कि आपके सामने कुछ रचनाओं के नाम दे रखे हैं और आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। जसनाती संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं तो आप सब जानते हैं कि इस संप्रदाय के जो फाउंडर हैं वो है आपके संत जसनाथ जी। जसनाती जो संप्रदाय है, इसकी जो प्रमुख पीठ है वो है आपके सामने, याद रखिएगा, कत्रियासर। कौन सी है? कत्रियासर। ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, बीकानेर में। इसी संप्रदाय से संबंधित एक नृत्य भी है, याद रखिएगा कौन सा? वो है आपके अग्नि नृत्य। और ये जो अग्नि नृत्य है, ये केवल किनके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये अग्नि नृत्य का अवसर कौन सा है? अवसर की यदि हम बात करेंगे तो देखिए, ये होली के अवसर पर भी आयोजित होता है, ये आपके जन्माष्टमी के अवसर पर भी आयोजित होता है। ये भी आप याद रखेंगे। अग्नि नृत्य जब करते हैं तब आपको पता हो तो एक घोष होता है, वो है आपके फतेह फतेह, और एक घोष होता है रुस्तम जी रुस्तम जी, रुस्तम जी रुस्तम जी। इस प्रकार से यहाँ पर इसी संप्रदाय से संबंधित कुछ रचनाएं दे रखी है, जहाँ पर नाम है आपके सामने, देखो, झलम झुमरो। झलम झुमरो जो है, और सिद्ध जीरो श्रीलोको जो है, ये दोनों दोनों जो है वो आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। और याद रखेंगे शिम्बू दड़ा। अच्छा, एक नाम और भी आ सकता है, वो है कोंडा। ये रचनाएं जो है ये भी किससे संबंधित है? याद रखिएगा, जसनाती संप्रदाय से। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक दो और तीन, एक दो और तीन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने? ए इज ए करेक्ट आंसर। तीनों तीनों जो रचनाएं हैं वो किनकी है? आपके जसनाथ जी की। झलम झुमरो, सिद्ध जीरो शिरलोका, और शिम्बू दड़ा, और एक नाम और याद रखिएगा, कोंडा। ये सब किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? ए इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए क्या कह रहा है देखिए। पूछा जा रहा है आपसे, राजस्थान में, राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न महोत्सव और जो उत्सव है उनको उनसे संबंधित आयोजन स्थलों के साथ सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर एक तरफ आपके सामने राजस्थान में आयोजित होने वाले प्रमुख महोत्सव या उत्सव दे रखे हैं, और सामने वो महोत्सव या उत्सव जो है वो कहाँ पर, वो स्थान दे रखा है। आपको मिलान करना है कौन सा महोत्सव कौन से स्थान या कौन से जिले से संबंधित है। और लगभग आप एग्जाम के अंदर देखेंगे कि यहाँ उत्सव या महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो एक छोटा सा मास्टर कैप्सूल बना देंगे इसका। देखिए, मरु महोत्सव, तीन तो देखिए मैं एक साथ लिख देता हूं, बहुत खास है वो। कौन कौन से देखो, एक तो है आपके मरु महोत्सव, कंफ्यूजन वाले। एक है आपके, याद रखिएगा, थार महोत्सव, और एक है आपके ऊंट महोत्सव। ये तीन। आपको पूछा जाए राजस्थान में आयोजित प्रथम जो महोत्सव है वो तो कौन सा है? ऊंट महोत्सव, और ये आपके जनवरी माह के अंदर आयोजित होता है बीकानेर में। थार महोत्सव जो है वो आपके कहाँ पर आयोजित होता है? बाड़मेर के अंदर। और मरु महोत्सव जो है वो आपके कहाँ पर आयोजित होता है? याद रखिएगा, जैसलमेर के अंदर। मतलब
ये तीनों तो बेहद खास है। तो मरु महोत्सव जो है वो तो कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। अच्छा देखिए, शीत महोत्सव हो या फिर आपके सामने ग्रीष्म महोत्सव हो, दोनों दोनों जो महोत्सव है वो आपके कहाँ पर आयोजित होते हैं, आप कहेंगे सर माउंट आबू के अंदर। फिर है मोमासर उत्सव, ये भी बड़ा यूनिक सा है, याद रखिएगा मोमासर के अंदर भरता है ये है आपके बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर में ऊंट महोत्सव भी है और मोमासर उत्सव भी है। मारवाड़ महोत्सव, जिसका एक अन्य नाम और है, इसे आप बोल सकते हैं मांड महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव, इसका आयोजन जहां होता है वो जिला है आपके जोधपुर। मतलब जो सामने है वो बिल्कुल सही है, मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर है आपके सामने, याद रखिएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 4 इज ए करेक्ट आंसर। 4 जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। आगे अगला अगला है, लीजिए। और आजकल आपको पता ही है, देखिए बदलते हुए पैटर्न के आधार पर सबसे पहले हमने देखा, देखो कथन दिए और पूछ लिया कौन से सही हैं, फिर दे दिया आपके सामने मिलान करने वाला इस प्रकार से। अब आपके सामने दुर्गों से संबंधित इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने लग गया है वो, कि एक तरफ तो किलों या दुर्ग का नाम देता है और एक तरफ वो दुर्ग कौन सी श्रेणी का है, मतलब वो किसी पहाड़ी पर है या किसी रेगिस्तान में है या किसी दो नदियों के संगम पर है या फिर चारों ओर आपके परकोटा है या फिर चारों ओर खाई है, इस प्रकार से अलग अलग श्रेणियों के। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, मतलब एक जो है वो यहाँ पर गलत दे रखा है, आपको पहचानना है वो गलत कौन सा है। देखिए गिरि दुर्ग सामने दे रखा है शिवाना। शिवाना जो दुर्ग है वो है आपके, याद रखिएगा, बालोतरा के अंदर। और हम पढ़ते भी हैं कि शिवाना जो है आप देखेंगे तो ये एक पहाड़ी पर ही है। कौन सी, आप कहेंगे सर हल्देश्वर की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है ये, हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, सही है। स्थल दुर्ग चौमुहागढ़, या इसे आप बोलते हैं चौमुखागढ़, ये आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जयपुर में है, ये स्थल दुर्ग ही है, भूभाग पर ही है। फिर है धानवंत दुर्ग और सामने है मांडलगढ़। आप कहेंगे नहीं सर, धानवंत दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जो किसी रेगिस्तान या फिर कहाँ बना हुआ हो, मरुस्थल में बना हुआ हो, उस किले को धानवंत दुर्ग कहते हैं। अब मांडलगढ़ का जो किला है वो बना हुआ है भीलवाड़ा के अंदर, याद रखिएगा कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, और ये एक गिरि दुर्ग है। जबकि धानवंत दुर्ग के एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे तो देखो जैसलमेर का सोनार किला है, बीकानेर का जूनागढ़ किला है, नागौर का आई छतरपुर दुर्ग है। ये जो किले हैं ये आपके सारे के सारे क्या है, धानवंत दुर्ग। मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो गलत दे रखा है वो 3 नंबर जो है वो गलत दे रखा है। बाकी ओदक दुर्ग याद रखेंगे, गागरोन ये सही है, मतलब 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, लेकिन 3 नंबर जो है वो गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में प्रयुक्त होने वाला घन वाद्य नहीं है, यानी ऐसा कौन सा है जो कि घन वाद्य नहीं है। देखिए हम वाद्य यंत्रों की बात करते हैं तो हम एक तो पढ़ते हैं तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तारों के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं, वो तत् है। फिर हम पढ़ते हैं सुशीर। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब है जिसमें फूंक मारने पर या हवा के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं घन। घन का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बन रखे हैं और जिन पर आघात करने पर आवाज आती है। और एक हम पढ़ते हैं अवनद। अवनद का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडे हुए होते हैं और जिन पर आघात करने पर आवाज आती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर झांझ, आप देखेंगे तो अक्सर आप पढ़ते भी होंगे कि झांझ नामक जो वाद्य यंत्र है वो आपके कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर प्रयोग करते हैं और ये मंजीरे का बड़ा रूप है। मंजीरा जिंजा जगह ना पकिया करा, आप देखा ना अक्सर जागना महीने बजाया करे, वो धातु से बन रखे होते हैं। मतलब यहाँ पर झांझ जो है वो तो क्या है, एक घनवाद्य यंत्र है, लेकिन हमें पूछा नहीं है। थाली ते जानो ही जो धातु से बन रखी होती है, जिस पर आघात करेंगे तो आवाज आएगी। मंजीरा अभी हमने कही था जागरण के अंदर, ये भी क्या है, घन। तो फिर बचा ऑप्शन केवल एक ही है, वो है खंजरी। खंजरी याद रखिएगा किस प्रकार का
वाद्य यंत्र है, ये आप सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने ये रहे चार, चार है, मैंने आपको समझा दिए कैसे होते हैं ये। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है मल्लुके का मेला किस क्षेत्र से संबंधित है। ये एक मेला बताइए, मल्लुके का मेला। देखिए मल्लुके का मेला जो है वो संबंधित है, आपके याद रखिएगा, नरसिंह जयंती से संबंधित, नरसिंह जयंती से संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है, याद रखिएगा, आपके सामने ऑप्शन नंबर है सी इज द करेक्ट आंसर, मारवाड़। मारवाड़ के एक महाराजा थे जिनका नाम था महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह के समय वो गुजरात से लाते हैं नरसिंह जी का मुकोटा। आप इस प्रकार से जानकारियां पढ़ते होंगे। फिर ये जो मल्लुक है या मल्लुका जो है, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा, ये शब्द प्रयोग में लिया गया है हिरण्यकश्यप के लिए, हिरण्यकश्यप के लिए, कि भाग मल्लू को डाकी आयो। ये किसके लिए शब्द है, हिरण्यकश्यप के लिए। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो याद रखिएगा, 3 नंबर इज करेक्ट आंसर है, मारवाड़ क्षेत्र का। अगला, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। ये भी बहुत अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लोक नाट्यों से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने। लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है आपको, ठीक है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से, जहां एक तरफ ख्याल है और एक तरफ आपको बताना है कि किस प्रकार ख्याल का संबंध जो है वो किस प्रकार के प्रसंग से है। जैसे अली बख्शी ख्याल की यदि हम बात करेंगे तो इसका संबंध है निहाल दे से, याद रखेंगे आप। तूरा कलंगी जो ख्याल है इसका संबंध जो है वो है आपके रुक्मणी मंगल से, ये लो। कुचामणी जो ख्याल है इसका संबंध है आपके राव रिडमल से। और शेखावटी जो ख्याल है इसका संबंध है आपके पृथ्वीराज से। अली बख्शी जो ख्याल है, याद रखिएगा, आप सब पढ़ते ही हैं, ये है आपके मुंडावर की। मुंडावर, मुंडावर अब सब जानते हैं किस में आता है, खेरतल तिजारा के अंदर। बाकी अली बख्शी जो ख्याल है इसका संबंध किससे हुआ करता था, अलवर से ही हुआ करता था, जिसके प्रवर्तक थे अली बख्श, जिन्हें अलवर का रशकान कहते हैं। तूरा कलंगी ख्याल आप सब जानते हैं, तूरा का मतलब होता है शिव, कलंगी का मतलब है पार्वती। कुचामणी ख्याल की यदि हम बात करेंगे तो प्रवर्तक जो है वो है आपके कौन से, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, लच्छीराम। फिर शेखावटी ख्याल की हम बात करेंगे तो इसके प्रवर्तक कौन है, याद रखिएगा, नानूराम। तो फिर तूरा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो आप कहेंगे सर वो है शाह अली वे तुक्कनगीर, शाह अली वे तुक्कनगीर, याद रखिएगा, ठीक है। और अली बख्शी ख्याल के अली बख्श स्वयं है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला लीजिए, राजस्थान की थेवा कला में धारणा, क्या धारणा किसे कहा जाता है, बताइए, धारणा किसे कहा गया है। थेवा कला के अंदर शब्द है धारणा। सबसे पहले देखिए थेवा कला जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर थेवा कला जो है वो प्रसिद्ध है आपके प्रतापगढ़ की। अच्छा, कौन से परिवार से, तो याद रखिएगा सोनी परिवार से संबंधित है, याद रखिएगा। आप नाम पढ़ते हैं ना, नाथू जी सोनी। थेवा कला वैसे होती क्या है, तो आप कहेंगे सर थेवा कला का तात्पर्य क्या है। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या क्या दे रखा है। ये कह रहा है कांच पर चित्रकारी है, कांच पर सोने की पतली वर्क के बारीक जाल को धारणा कहते हैं, विभिन्न रंगों के कांच को कहते हैं, या कांच पर चांदी के बारीक तार। आप कहेंगे सर थेवा कला का मतलब है बेलेजियम कांच पर सोने की पतली वर्क जो बारीक की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा धारणा। मतलब यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने 2 इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला, जयपुर राज्य के
जयपुर राज्य के किस शासक ने 36 कारखाने की स्थापना की थी? 36 कारखाने। हम पढ़ते भी हैं कई बार सूरत कारखाने। और 36 कारखाने स्थापित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, महाराजा सवाई जय सिंह। क्योंकि महाराजा जो सवाई जय सिंह है, इन्होंने जयपुर में कला को, संस्कृति को, इन सब को अलग अलग क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कितने कारखाने स्थापित करवाए थे? याद रखिएगा 36 कारखाने। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के किस मंदिर परिसर में लोंगेवाले के युद्ध की स्मृति में विजय स्तंभ बनाया गया है? बताइए, किस मंदिर परिसर में लोंगेवाले की लड़ाई? आता भी है एग्जाम के अंदर कई बार, लोंगेवाले की लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। इसमें लोंगेवाला स्थान कहां पर है? याद रखिएगा जैसलमेर के अंदर। लोंगेवाले का युद्ध आप सब जानते ही हैं, ये भारत पाक का युद्ध था। अब इस विजय के याद में एक विक्ट्री टावर बनाया था, कौन से मंदिर में बनाया था? तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि लोंगेवाले की लड़ाई है। और कौन सी माता? याद रखिएगा तनोट माता का मंदिर। तनोट माता आप सब जानते ही हैं, हमारे राजस्थान में थार की वैष्णो देवी कहलाती है। ये थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी तो है ही, साथ में याद रखिएगा बीएसएफ के जवानों की भी क्या है, या फिर सैनिकों की कुलदेवी है। ये सैनिकों की कुलदेवी। इस मंदिर का पुजारी आज भी बीएसएफ का जवान ही होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो है आपके 2 इज करेक्ट आंसर। अब विजय स्तंभ की बात हुई है, तो देखिए राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है, राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है वो आपके कहां पर? तो याद रखिएगा राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ बना वो है आपके भीमलाट। भीमलाट जो है वो कहां पर है आपके? याद रखिएगा बयाना के अंदर। इसका निर्माण जो है वो करवाया था विष्णुवर्धन वरिक ने, याद रखिएगा। इसलिए आपको कई बार पूछा भी जाता है कि बयाना में कौन सा वंश हुआ है? वरिक वंश। और ये निर्माण हुआ है समुद्रगुप्त काल के समय, यानी समुद्रगुप्त गुप्त काल के समय। तो यहां पर तो जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 2 नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने करेक्ट आंसर। तो आप कमेंट करके बताएंगे क्या राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहां पर है? देखिए आपके लिए भी प्रतिदिन एक दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहां पर है, ये कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ जो है वो आपके कहां पर है? अगला अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है। अगला है कि यमुना स्नान, आंख मिचोली, देखो यमुना स्नान, आंख मिचोली, हिंडोला, जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सवों के चित्र राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मेरे हिसाब से कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो प्रमुख रूप से एक बिंदु दे रखा है अन्नकूट उत्सव या अन्नकूट महोत्सव। कौन सा है? अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव की हम बात करते हैं तो इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, भिल्लों की लूट। अन्नकूट महोत्सव को क्या कहते हैं? याद रखिएगा भिल्लों की लूट। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर नाथद्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? नाथद्वारा चित्रशैली। नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर याद रखिएगा 2 महिला चित्रकार है, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। एक का नाम है कमला और एक का नाम है, याद रखिएगा, इलायची। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा नाथद्वारा। ठीक है जी, चलिए फिर
ये था आज का हमारा सेशन, जहाँ पर हमने टॉप 10 क्वेश्चन जो है इनको सोल्व किया। मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, इसी बदलते हुए पैटर्न के आधार पर। देखिए आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके अंदर राजस्थान जीके से संबंधित ये जो सेशन है बहुत ही उपयोगी रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।